हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो था वो शुरू हो गया था और काफ़ी कुछ अपन ने उसमें पढ़ लिया था। अपन ने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया था कि रेजिस्टेंसेस जो है वो दो तरह से होते थे, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस। फिर कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है अपन ने वो भी देख लिया था, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अपने टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देखे थे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आता है वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जब किया जाता है, रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो जैसे अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा था, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन अपन को देखना है। रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन भी वही दो तरह से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि इसी चैप्टर में अपन आगे सेल्स का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, वही सीरीज और पैरेलल। तो पहले रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा, ठीक है। पहले तो ये देखो कि कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है। जैसे अपने कैपेसिटर में बताया था कि कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता था, क्यों बताया था मैंने कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं अपन। कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है, याद है थोड़ा बहुत, कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है कि मान लो मेरे पास में मुझे यदि 10 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन मेरे पास में 1 2 3 4 5 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं, 5 रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5। तो फिर मैं इन पांचों को कंबाइन इस तरह से करूंगा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस बन जाए। यानी कि रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का रजिस्टर्स यदि मुझे बनाना है तो उसको अपन किससे बनाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन से। यदि डायरेक्ट अपने पास में नहीं है 10 ओम का तो फिर मैं 1 2 3 4 5 5 मेरे पास रेजिस्टेंस होंगे, उनको मैं इस तरह से जोड़ूंगा, उनमें से कोई भी 2 3 4 जैसे भी लेके उनको यदि मैं इस तरह से जोड़ूंगा कि टोटल मिला के 10 ओम का रेजिस्टेंस बन जाए, तो उसको अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन क्यों किया जा रहा है, ताकि रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का रजिस्टर अपना बन जाए, ठीक है। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यदि अपन देखें तो फर्स्ट अपने पास में वही आता है, कौन सा, फर्स्ट अपन देखेंगे इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने रजिस्टर्स में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर में अपन ने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज की वैल्यू सेम रहती है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे चार्ज की जगह क्या है, करंट है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट की वैल्यू सेम हो और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को अपन नाम क्या देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कैसे पता चले ये चीज़, समझना इस चीज़ को। जैसे मान लो मैंने कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, सब जानते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसा मान लिया। इन तीनों को मैंने क्या जोड़ दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, एक V वोल्ट की बैटरी से कर दिया। तो मैंने इन तीनों को एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1 है, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2 है, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R3 है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, जो I करंट निकलेगी, वो I करंट इसमें जाएगी, वही I करंट इसमें जाएगी और वही I करंट इसमें जाएगी। करंट की वैल्यू सेम जा रही है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। पता लगाने का सीधा सा तरीका यही है, यदि करंट की वैल्यू सेम है तो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर मान लो इसमें जब I करंट गई तो इस फर्स्ट रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितने का हुआ, V1 का। सेकंड में कितने का हुआ, मान लो V2 का। और थर्ड में कितने का हुआ, मान लो V3 का। हो गया। तो पोटेंशियल क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट तो सब में सेम ही है, I। यानी कि यदि मैं V1 की बात करूंगा तो V1 तो क्या होगा, IR1। यदि मैं V2 की बात करूंगा, V2 क्या हो जाएगा, IR2। और यदि मैं V3 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, IR3। यानी कि सीधा सीधा पोटेंशियल ड्रॉप तो अपन कैसे निकालेंगे, कितने रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अपन को ये करना है करंट इंटू रेजिस्टेंस। इससे अपन को पता चल जाएगा कि उस रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अब देखो सीरीज में अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टोटल कितना पोटेंशियल था V, वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, V1 V2 V3 V4 V5 जितने भी जुड़े हुए रहेंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ V जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें कॉमन है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पता लगाना है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन अपन ये निकालते हैं कि इन तीनों को
मिला के एक्चुअल में कितना रेजिस्टेंस सर्किट का है वही अपन को पता लगाना है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस से लगा दिया। ठीक है, ये मान लो इन तीनों को हटाया और इन तीनों को हटा के मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया उसी V वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। लगाने से इतना रेजिस्टेंस मैंने लगाया कि सर्किट में करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस बैटरी को पता ही नहीं लगा कि इन तीनों को हटा के मैंने एक ही लगा दिया। इसका मैंने इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या बन गया, ये एक बन गया और इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया RS हो गया। अब और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो सारा का सारा पोटेंशियल किस पे जाएगा, इसके पास। तो V पोटेंशियल पूरा की पूरा किस पे जाएगा, इसके पास। और इसकी वैल्यू क्या होगी, करंट कितनी जा रही है I और रेजिस्टेंस कितना है RS, तो V कितना हो जाएगा IRS। कर सकते हैं ऐसे। मैंने इन तीनों मुझे निकालना ही है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा, मिला के कितना बनेगा। तो मैंने इन तीनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, लगा दिया तो बैटरी को पता नहीं चलना चाहिए कि रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट वो हो गया। ठीक है, कैसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि करंट सेम रहनी चाहिए। तो करंट सेम रह गई, आई करंट सेम रह गई और सारा के सारा ये पोटेंशियल किसके पास जाएगा, इसी के पास, क्योंकि और कुछ है नहीं। जैसे यदि ये V था और ये एक ही रेजिस्टेंस होता तो ये पूरा की पूरा V इस पे जाता। दो हो गए तो इस पे भी चला गया, इस पे भी चला गया, V1 + V2 हो गया। तीन हो गए तो V1 + V2 + V3 किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से सीरीज में आप पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि V जो है वो किसके इक्वल आया, IRS के। तो इस V की जगह यदि मैं IRS पुट कर दूँ तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो चीज़ समझना। IRS = IR1 + IR2 + IR3 हो जाएगा। I कॉमन आ जाएगा, कॉमन आगे I से कैंसिल हो जाएगा। तो RS जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, R1 + R2 + R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज में उन सबको जोड़ते जाओ। R1 + R2 + R3 + R4 + R5 इस तरह से सारे जुड़ते जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उन सारे के सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का क्या रहेगा, सम रहेगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। फिर अपन वही करते हैं इसके अंदर क्या, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या क्या है कि यदि मैंने मान लो n रेजिस्टेंस जोड़ दिए R के, R R R R R R इस तरह से n जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सीरीज में क्या बनेगा, R + R + R + ऐसे n तक जुड़ता जाएगा। तो सारे मिला के कितने हो जाएंगे, RS जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NR के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़। यानी कि मान लो 5 ओम के 10 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 5 × 10 यानी कि 50 ओम। क्लियर। ये तो अपने पास में सीरीज रेजिस्टेंस का, यदि सेम रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, सेम रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं n नंबर में तो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, NR हो जाएगा। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस अपन से पूछा जाता है कि इनके ऊपर करंट का रेशियो क्या होगा। हर रेजिस्टेंस के ऊपर सीरीज में यदि जुड़े हुए हैं तो करंट का रेशियो क्या होगा। करंट का रेशियो क्या आएगा, करंट तो तीनों में सेम ही है। करंट जब तीनों में सेम ही है तो करंट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1:1। ठीक है। थर्ड इसमें स्पेशल केस क्या है, यदि मुझसे पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, V1:V2:V3। ठीक है, तो V1:V2:V3 करेंगे तो करंट तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो किसका आएगा, R1:R2:R3। यानी कि मैं बोल दूंगा रेशियो क्या बनेगा, R1:R2:R3। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उस पर उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा। करंट तो तीनों में ही सेम है, तो पोटेंशियल किस पे ज़्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। देख लो करंट तीनों में सेम है तो R1 R2 R3 में जो ज़्यादा होगा पोटेंशियल उसी पे ज़्यादा होगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। फोर्थ केस क्या आता है अपने पास में, यदि मुझसे पूछा जाए पावर का रेशियो क्या होगा, P1:P2:P3। ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला पहले बता देता हूँ क्या होना है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर का 3 फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं, VI, I²R या V²/R। ये अपने पास में 3 फॉर्मूले आते हैं पावर के। आगे अपन ये फॉर्मूला देखेंगे कि आए कहाँ से है। अब देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ। तीनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन करंट अलग अलग है। तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे V और R दोनों ही अलग अलग है। ठीक है।
तो इसका मतलब मैं कौन सा काम में ले सकता हूँ, करंट की वैल्यू सेम है तो P1:P2:P3 करूँगा तो I²R1:I²R2:I²R3, I² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बनेगा क्या, R1:R2:R3। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर ज़्यादा होगी या जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें पावर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। तो हायर रेजिस्टेंस वाले जो भी एपरेटस रहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में उनमें पावर लॉस जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये अपने पास में क्या आता है, पूरा के पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बस एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस जो होता है वो R1+R2+R3 के इक्वल होता है, करंट का रेशियो 1:1:1 होता है, पोटेंशियल का रेशियो R1:R2:R3 होता है, पावर का रेशियो R1:R2:R3 होता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये अपने क्या होती है, न्यूमेरिकल्स में काम आती है। ठीक है, तो ये तो अपने पास में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नंबर सेकंड अपन इसमें देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो सीरीज अपना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अपन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपना क्या निकल के आता है। ठीक है, अरे जचा के पढ़ रहे हो कि बिना जचाए भी पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलना। थर्ड चैप्टर अपना कुछ ये मानो कि 40% जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फुल स्विंग में अपनी स्टडी शुरू कर दो। जो वीडियो रह गए हैं उन वीडियो भी देख दाख के जो है, बीच में हो सकता है कि 2-4 दिन का मैं गैप दे दूं ताकि जो पीछे रह गए हैं, कोई कई लोग पीछे रहे हैं वो बराबर आ जाए अपने। ठीक है, बस वो चीज़ अपन को देखनी है ताकि अपन साथ में पढ़ते रहें। नंबर सेकंड जो है वो क्या है, नंबर सेकंड अपने पास में आएगा उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने कैपेसिटर में पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल तो सेम रहता है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल तो सेम रहता है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसे कॉम्बिनेशन को अपन नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे इसका यदि मैं सर्किट डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना। एक रेजिस्टेंस तो मैंने ऐसे लगाया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगा दिया, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो अपन ने बनाए हैं सब रेजिस्टेंस के सिंबल है। तो एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगा दिया इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और इसको मैंने इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया, एक ही 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं सारे रेजिस्टेंस, और उसको मैंने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कर दिया V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया R1, ये अपन ने मान लिया R2 और ये अपन ने मान लिया R3, मान लिया। यहाँ जितना पोटेंशियल होगा इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में उतना ही होगा, और सारे के सारे रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, यानी इस पे पोटेंशियल V होगा, इस पे भी V होगा और इस पे भी V होगा। पोटेंशियल तीनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों सारे के सारे रेजिस्टेंस इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं और बैटरी भी इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ रही है। ठीक है, करंट मान लो बैटरी से I निकली होगी, I करंट निकल गई, I करंट इधर गई। अब इसको 3 रास्ते मिले, 3 रास्ते मिले तो आपस में बढ़ जाएंगे। इधर मान लो चली गई I1, इधर चली गई मान लो I2 और इधर चली गई मान लो I3। कि इधर कितनी जाएगी वो चीज़ अपन बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो I करंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, I1, I2 और I3 में। तो मैं ये बोल सकता हूँ I करंट जो है वो क्या हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। I1 क्या हो सकता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होगा I1 R1, तो I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे, यदि अलग से लिखना चाहें तो अपन बोल सकते हैं I1 तो हो जाएगा V अपॉन R1, I2 जो होगा वो क्या हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 जो होगा वो क्या हो जाएगा V अपॉन R3। ये सारी चीज़ें यदि इसमें मैं पुट कर दूँ तो I जो निकल के आएगा वो आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब वही चीज़ करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना है अपन को, तो इक्विवेलेंट निकालना है इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, उसी बैटरी से, और बैटरी को पता नहीं चलना चाहिए
बैटरी को पता कैसे नहीं चलेगा कि बैटरी से करंट उतनी ही फ्लो होती रहे, तो बैटरी को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है। और इसका रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आरपी। पी किसको बता रहा है, पैरेलल को, वहाँ पे एस किसको बता रहा था, सीरीज को। तो इसका मतलब जो वी पोटेंशियल सारा की सारा इसी पे जाएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, तो ये अपना सारा पोटेंशियल इसको दे देगा। तो वी पोटेंशियल इस पे रहेगा, तो वी किसके इक्वल आएगा, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर पी हो जाएगा। तो यहाँ से आई जो निकल के आएगा, आई किसके इक्वल आएगा, वी अपॉन आर पी। इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट करो, इसको यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास ये आएगा वी अपॉन आर पी इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री हो जाएगा। v कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा तीनों में से, तो अपने पास क्या बनेगा, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। कैपेसिटर में भी ये फॉर्मूला देखा वैसा लग रहेगा, कैपेसिटर में होता था 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। वो किस में होता था, सीरीज में या पैरेलल में, किस में होता था, सीरीज में या पैरेलल में, वो होता था सीरीज के अंदर। 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री, और ये होता है पैरेलल में। तो कैपेसिटर में जो जैसा रेशो सीरीज में बनता है, रेजिस्टेंस में वैसा रेशो कैसा बनता है, पैरेलल में। और वहाँ पे जो पैरेलल में बनता था सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, वो किस में बनता था, पैरेलल में। यहाँ पे वो किस में बना है, सीरीज में। ठीक है, तो ये तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ऐसे और भी जुड़े हुए रहेंगे तो आगे जुड़ता जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर फोर प्लस 1 अपॉन आर फाइव प्लस 1 अपॉन आर सिक्स, इस तरह से आगे जुड़ता जाएगा। अब इसमें भी अपन देखते हैं वो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या क्या है, यदि इसमें भी अपन नाम बात करें स्पेशल केसेस की, तो फर्स्ट स्पेशल केस तो वही है कि एन रेजिस्टेंस आर के मैंने जोड़ दिए, तो क्या होगा, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर जुड़ता जाएगा, यानी कि एन अपॉन आर। ठीक है, तो अपने पास में आएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस, इस तरह से एन तक जुड़ता जाएगा। तो 1 अपॉन आर पी किसके इक्वल आ जाएगा, एन अपॉन आर। तो यहाँ से आर पी किसके इक्वल आएगा, आर अपॉन एन हो गया। तो आर पी अपने पास में आ गया आर अपॉन एन, यानी कि इक्विवेलेंट कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ, कम ही हुआ। यहाँ पे मान लो 5 ओम का था, 5 ओम के मैंने मान लो 5 रेजिस्टेंस जोड़े, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 अपॉन 5 यानी कि 1 ओम। ठीक है, यानी कि कम हो गया। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस अपन बोलेंगे, इसमें पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, V1:2 V2:2 V3। तो पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, पोटेंशियल तो तीनों में सेम ही है, पोटेंशियल तीनों में सेम है, तो V1:2 V2:2 V3 क्या आएगा, 1:1:1। ठीक है, थर्ड अपन यदि बात करें कि इसमें करंट का रेशियो क्या होगा, करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो चीज़ देखो, I1:I2:I3। तो I1 तो क्या था, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो रेशो किसके इक्वल आएगा, रेशो आएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। समझ में आ रही चीज़, यानी कि क्या हुआ, इन्वर्स के रेशो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगी। ये चीज़ तो अपन वैसे भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ करंट कम ही जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक तरह से बेरियर है, तो जहाँ पर बेरियर कम मिलेगा वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी, और जहाँ पे बेरियर ज़्यादा मिल गया वहाँ पे रेजिस्टेंस, वहाँ पे करंट कम जाएगी। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास वही पावर का रेशो। पावर का रेशो क्या बनेगा, P1:P2:P2:P3। पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा, अब यहाँ पे सोचो, पोटेंशियल सेम है, वहाँ करंट सेम थी तो I2R लगाया था, यहाँ पोटेंशियल सेम है तो क्या लगाएंगे, V² अपॉन R। ठीक है, तो ये अपन बोल देंगे, इसको मैं पूरा लिखना चाहूँ तो अपन बोल देंगे V² अपॉन R1 V² अपॉन R2 V² अपॉन R3। तो रेशो में V² कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का जो रेशो बनेगा P1:P2:P3 वो आ जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये इसके अंदर क्या आएगा, पावर का रेशो निकल के आ जाएगा। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या आया है, RS = R1 + R2 + R3। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया है, 1 अपॉन RP = 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 + 1 अपॉन R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जो भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, सीरीज को डेफिनेशन क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, उन सबका क्या हो जाएगा,
सम हो जाएगा किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उन सबके इनवर्स का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट के इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये अपने पास में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अपन उन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चंस अपने सामने क्या क्या आते हैं उनको देखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट तो 2 पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट अपन को ये बोला गया है कि 3 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कैसे, एक तो है 1 ohm, एक है 2 ohm और एक है 3 ohm। ठीक है, और अपन से पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्या फॉर्मूला है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ दो तीनों को, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। तो इक्विवेलेंट का निकल के आया 6 ohm। तो एक चीज़ तो इससे देखो, एक चीज़ और क्लियर होती है कि सीरीज में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इक्विवेलेंट जो बनेगा उस मैक्सिमम से भी ज़्यादा ही बनेगा हमेशा। समझ में आ रही चीज़, पैरेलल में उल्टा होगा। सीरीज में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर जुड़ा हुआ है, इक्विवेलेंट जो बनता है वो हमेशा उससे ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पूछा गया, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस बैटरी। तो इस कॉम्बिनेशन को अपन ने किससे जोड़ा है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। आगे अपन देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करता है, पूरा डिटेल में देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने मान लिया कि मैंने बैटरी को किससे जोड़ दिया, एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन तीनों रेजिस्टेंस को। अब ये बोला गया है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इस पे कितना जाएगा। समझ में आ रही चीज़। अब एक चीज़ समझना, इस डायग्राम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर बाद में नहीं बताऊँगा, एक बार बता देता हूँ। इस डायग्राम को अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं कि ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, और ये 6 ohm का रेजिस्टेंस था। बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या बना है, ये बना है, तो उसका उतना रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। अब ये सारा के सारा 12 वोल्ट किस पे जाएगा, इस पे ही तो जाएगा। इस पे कितना गया, 12 वोल्ट चला गया। मान लो सर्किट से आई करंट निकली होगी, निकल गया आई करंट, तो आई करंट कितनी होगी, कितनी होगी, इससे जितनी जाएगी इससे भी उतनी जाएगी आई करंट। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, V/R। यानी कि सर्किट से कितनी करंट निकलेगी, सर्किट से जो करंट निकलेगी, बैटरी से कितनी करंट निकलेगी, V/RS। ठीक है, इसको अपना नाम दे दिया RS। तो V तो कितना है 12 और RS कितना है 6, यानी कि इतनी करंट निकल रही है 2 एम्पियर। यानी कि यहाँ से कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर बैटरी से करंट बाहर निकल रही है। तो मुझसे यदि ये पूछा जाए कि I1 कितनी होगी, I2 कितनी होगी, I3 कितनी होगी, वैसे पूछा नहीं है। यदि पूछा जाता तो अपन क्या बताते हैं, 2 एम्पियर, क्योंकि तीनों से सेम करंट जा रही है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो तीनों से करंट की वैल्यू भी सेम रही है। क्लियर। V1 पूछा गया, तो V1 तो अपन क्या बोलेंगे, I1R1। I1 कितना है 2 और R1 कितना है 1, यानी कि अपन क्या बोल देंगे 2 × 1 यानी कि 2 वोल्ट। ठीक है। V2 पूछा जाता तो अपन क्या बोलते हैं I2R2। I2 तो वही करंट तो वही है सेम, और R2 कितना है 2, यानी कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है। और V3 कितना है, V3 अपन बोलेंगे I3R3। I3 कितना है 3 और R3 कितना है, सॉरी I3 तो कितना है 2 और R3 कितना है 3, यानी कि कितना हो गया 6 वोल्ट। यानी कि इस पे तो जाएगा 6 वोल्ट, इस पे जाएगा 4 वोल्ट, इस पे जाएगा 2 वोल्ट। देखो वापस में लाके 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 6 + 4 + 2 कितना हो गया 12 वोल्ट, और टोटल कितना था 12 वोल्ट। ठीक है। एक तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे। दूसरा कैसे कर सकते हैं वो चीज़ समझना। अपन ने क्या बोला था, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेकंड मेथड है, ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। ये तो फर्स्ट मेथड सिंपल सा था, लेकिन अपन इस मेथड को काम में लेते हैं ज़्यादातर। मैं हमेशा इस मेथड को काम में लेता हूँ क्योंकि इससे आंसर क्वेश्चन सॉल्यूशन जो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। करंट नहीं भी पता तो भी अपना काम चल जाएगा। इसमें तो चलो अपन ने करंट निकाल ली थी, मान लो अपन करंट निकाल ही नहीं सकते हो, ऐसा कोई टिपिकल प्रॉब्लम आ गई जिसमें करंट निकाल ही नहीं जा रही, तो अपन फिर सीधा बोलेंगे कैसे करेंगे। V1:V2:V3 सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है R1:R2:R3।
होता है। देखो रेशो निकालना बता रहा हूँ, रेशो किस तरह से निकाले जाते हैं। तो V1:V2:V3 क्या हो जाएगा 1:2:3, यानी कि टोटल पोटेंशियल का 1 पार्ट तो इसमें जाएगा, 2 पार्ट इसमें जाएगा, 3 पार्ट इसमें जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है। तो इसका मतलब यदि मैं V1 निकालूंगा, अब देखो रेशो कैसे सोल्व करते हैं। V1 यदि मैं निकालूंगा तो V1 कितना जाएगा, टोटल का कितना जाना है 1 पार्ट, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। टोटल पार्ट कितने हैं 3 to 5 और एक 6, तो टोटल पार्ट कितने हैं 6, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना है 12, ठीक है। तो V1 कितना आना है, V1 कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। ऐसे यदि मैं V2 करूँगा तो V2 के पार्ट्स कितने हैं 2 है, 2 कितने में से 6 में से, वही 6 में से है, ठीक है। टोटल कितने पार्ट है 6, तो 6 में से है, और टोटल पोटेंशियल कितना है 12, तो कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। और यदि मैं V3 करूँगा तो V3 के पार्ट कितने हैं 3 है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, और टोटल पोटेंशियल कितना है 12, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। इसमें अपन को करंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपन को पता है करंट सेम है, सीरीज है तो करंट सेम है, तो करंट निकालने की अपन को जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस मेथड से करोगे तो करंट की भी जरूरत पड़ेगी, इस मेथड से करोगे तो बिना करंट निकाले भी अपना आंसर आ सकता है, ठीक है। बाकी ये मेथड जो है वो अडॉप्ट करना सीखो, क्योंकि इस मेथड से क्वेश्चंस थोड़े सिंपल हो जाते हैं। अभी तो मैं टिपिकल लग रही होगी चीज़ें कि यहाँ तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया आंसर आ गया, लेकिन कई बार होगा कि करंट अपन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसमें करंट अपन ने निकाल ली। कई टिपिकल प्रॉब्लम्स आएगी जिसमें करंट नहीं निकाली जा सकती, तो फिर करंट का रेशो निकाल सकते हैं। तो रेशो निकाल सकते हैं तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल का रेशो निकाला जा सकता है। तो उसको इस मेथड से सोल्व करना सीखो। ये मेथड थोड़ा सा सिंपल मेथड है, इससे अपने आंसर क्विक आएंगे और सही आएंगे। क्लियर। ये तो अपने पास में 3.3 हो गया। अब 3.4 और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.4 में क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बोर्ड पे लिखा गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो पहले तो अपन 3 रजिस्टेंस बना देते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा है 2 ohm का, एक कौन सा है 4 ohm का, और एक कौन सा हो गया 5 ohm का, ठीक है। इन तीनों को अपन ने पैरेलल में कंबाइंड कर रखा है, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, ठीक है। और अपन से पूछा गया है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/RP = क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया। तो 1/RP 1/2 + 1/4 + 1/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आना है, कितना आएगा 20 ले लेते हैं, कितना भी ले लो उससे क्या फर्क पड़ता है 20। तो कितना जाएगा 10 + 5 + 4 कितना आएगा 15, और 4 19। तो 19 अपने पास में आ गया 19/20। तो 1/RP कितना आया 19/20। ये क्या आया है 1/RP। तो RP इसका उल्टा हो जाएगा, तो RP जो आएगा वो आ जाएगा 20/19 ओम हो गया। तो 20/19 ओम जो है वो अपने पास में क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या बोला गया है, इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 20 वोल्ट। तो इस कॉम्बिनेशन को किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है। 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, समझना इस चीज़ को। वो इन तीनों का इक्विवेलेंट अपन ने एक बना दिया, बैटरी को पता ही नहीं चला, इन तीनों को हटा के अपन एक लगा दिया। एक कौन सा लगाएंगे 20/19 ओम का, और बैटरी कितनी है 20 वोल्ट की है। तो सर्किट से करंट, बैटरी से करंट कितनी निकलेगी I = V/R। सारा का सारा पोटेंशियल इस पे जाना है, तो V तो कितना है I = V/RP। V तो कितना है 20, और RP कितना है 20/19। 20 से 20 कैंसिल, तो I कितना आएगा 19 एम्पियर। यानी कि बैटरी से कितनी करंट बाहर निकलनी है, बैटरी से कितनी करंट बाहर निकलेगी 19 एम्पियर। अब इसमें गई मान लो I1, इसमें गई मान लो I2, और इसमें गई मान लो I3, चली गई। अपन को तो क्या निकालना है, अपन को निकालना है ऑब्टेन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो टोटल करंट तो कितनी आई है 90। अब इसको भी करने के वही दो तरीके। इस पे पोटेंशियल कितना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कितना पोटेंशियल, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जितना यहाँ पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उतना ही है, इन दोनों पॉइंट्स में जो भी जुड़े हुए हैं सब पे पोटेंशियल उतना ही रहेगा। कितना रहना है? 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। समझ में आ रही चीज़? यानी कि मैं यदि बात करूं तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 क्या रहना है? 20 वोल्ट ही रहना है। ठीक है। अब यदि अपन बात करें I1 की, तो I1 क्या होगा? V1 अपॉन R1। V1 तो कितना है? 20 और R1 कितना है? 2। R1 कितना है? 2। तो ये कितना आ गया? 10 एम्पियर हो गया। ऐसे यदि मैं I2 की बात करूँगा तो क्या आएगा? V2 अपॉन R2। V2 तो कितना है? वही 20 और R2 कितना है? 4, यानी कितना हो गया? 5 एम्पियर। ऐसे यदि अपन I3 की बात करेंगे तो क्या आएगा? V3 अपॉन R3। V3 कितना है? 20 और R3 कितना है? 5 है तो कितना हो गया? 4 एम्पियर। टोटल देखो 19 हो रही है। 10 + 5 + 4 कितना हो जाएगा? 19। यानी कि टोटल करंट कितनी जा रही है? तीनों मिला के कितनी गई? 19 एम्पियर। एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा देखो इसको करने का तरीका वही रेशो से। ठीक है, रेशो से कैसे होगा? अपन को ये पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 I2 I3 कितना होगा? कितना होगा? करंट का रेशो जो होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस के रेशो के इन्वर्स के रेशो के इक्वल होता है। पैरेलल में अपन ने ये पढ़ा है। ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा करंट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/2 = 1/4 = 1/5 हो जाएगा। 1/2 = 1/4 = 1/5। अल्टरनेट मेथड देख रहे हैं इसका। इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? I1 I2 I3। इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखना, 10:5:4 हो सकता है। भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20/2 तो कितना होगा? 10, 20/4 कितना होगा? 5 और 20/5 कितना होगा? 4। ठीक है, तो I1 I2 I3 अपने पास में आ गया 10:5:4। यानी कि टोटल करंट का 10 पार्ट तो इसमें जाएगा, 5 पार्ट इसमें जाएगा और 4 पार्ट इसमें जाएगा। देखो 10 पार्ट इसमें जा रहा है, सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। और सबसे कम पार्ट इसमें जा रहा है 4 पार्ट। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अब वही रेशो निकाल लो। अब रेशो अपन को निकालना भी बताया था मैंने। I1 निकालूंगा तो I1 का पार्ट कितना है? 10। टोटल पार्ट कितना है? 10 + 5 + 4 कितना हो गया? 19। और टोटल करंट कितनी है? 19। 19 को तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो I1 कितनी आ गई? 10 एम्पियर। I1 कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। ऐसे यदि मैं I2 निकालूंगा तो I2 कितना आएगा? I2 का पार्ट कितना है? 5। टोटल करंट कितनी है? 19। सॉरी, टोटल पार्ट कितने हैं? 19 और टोटल करंट भी कितनी है? 19। यानी कितनी हो गई? 5 एम्पियर। ऐसे I3 निकालेंगे तो I3 में टोटल पार्ट कितना है? 4 और टोटल पार्ट कितने हैं अपने पास में? टोटल पार्ट से 19 और टोटल करंट भी कितनी है? 19। तो कितनी हो गई? 4 एम्पियर। वही आंसर आ गए जो पहले थे, 10/5:4। तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इससे करना ज़्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, टिपिकल लगता है, लेकिन इससे करने की हैबिट में आओ ताकि क्वेश्चंस, आगे वाले क्वेश्चन जो अपन करने वाले होंगे वो बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखो इन 2, 4 और 5 इनका इक्विवेलेंट कितना निकला? इनका इक्विवेलेंट निकला 20/19। 20/19 को यदि मैं सोल्व करना चाहूँ तो कितना हो सकता है? 1.1000 कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 5, 1.05 होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 1.05 इन तीनों से कम है कि ज़्यादा है? इन तीनों से भी कम है। इसका मतलब क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनमें जो मिनिमम है उस मिनिमम से भी कम होता है उस मिनिमम से भी कम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि मुझे कम ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तब तो मैं कैसे जोड़ूंगा? पैरेलल में। और सीरीज में क्या हो रहा था? जो मैक्सिमम जुड़ा हुआ था उस मैक्सिमम से भी ज़्यादा बनता था। जैसे इन तीनों को मैं सीरीज में जोड़ दूँ कितना हो जाएगा? 5 + 4 + 2 कितना होगा? 11। इसका मतलब जो मैक्सिमम है उससे भी ज़्यादा बन रहा है। और पैरेलल में जुड़ा जो मिनिमम है, मिनिमम कितने का है? 2, उससे भी कम का बन रहा है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट बनता है वो मिनिमम से भी कम का बनता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट बनता है वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा का बनता है। समझ में आ रही चीज़? तो इस क्वेश्चन को अपन को इस तरह से सोल्व करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन नंबर अपना था 4। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर अपना था कौन सा? 4। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पे लिखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है।
ये एक सर्किट अपन को दे रखा है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पता लगाना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना बनेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन इतना ही दे रखा था, इतना। ठीक है, इतना क्वेश्चन अपन को दे रखा था। ये बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगा रखी। क्वेश्चन जो था वो अपना ये था इस तरह का। ठीक है, ऐसा, ये मान लो ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन था और ए और ई के बीच में अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना था, ए और ई के बीच में। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसको ए और ई के बीच में निकालना है, तो जिसके बीच में निकालना है उसके बीच में बैटरी लगा दो। शॉर्टकट मेथड है करने का। एक मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ऐसे लगा दी। अब देखो, बैटरी से जो करंट निकली, यहाँ से मान लो आई करंट गई होगी। आई करंट को 2 रास्ते मिले 2 रास्ते। इन 2 रास्तों में ऊपर 1 में जितनी करंट जाएगी इधर भी उतनी जाएगी, फिर ऐसे करंट जाएगी। इसमें जितनी गई उतनी इसमें गई, इसमें जितनी गई उतनी इसमें गई। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। करंट की वैल्यू सेम है, ये दोनों भी कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम यदि अपन बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा। ये ए पॉइंट, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ बना, एक रेजिस्टेंस यहाँ बन गया इस तरह से। ठीक है, ऐसा इस तरह से। ठीक है, ये कितना हुआ, 1 और 1 सीरीज में है, कितने हो जाएंगे 2 ओम। 2 और 2 सीरीज में है, कितना हो जाएगा 4 ओम। ये पॉइंट कौन सा हो गया अपना, बी पॉइंट। ऐसे इधर देखो आगे, फिर आगे फिर से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। ठीक है, यहाँ से करंट आई, यहाँ से करंट आई, इधर गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। इधर जितनी जाएगी उतनी इसमें जाएगी। तो दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तो फिर से अपना नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम यदि बनाना चाहेंगे तो ऊपर तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 ओम। नीचे 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो नीचे 2 और 2 मिलकर क्या हो गया 4 ओम। आगे चलो, फिर से वही 1 और 1 सीरीज में, 2 और 2 सीरीज में। तो और आगे बढ़ाते जाओ, ये अपना सी पॉइंट हो गया। 1 और 1 सीरीज में मिलकर कितना हो गया 2, 2 और 2 सीरीज में मिलकर कितना हो गया 4। ठीक है, डायग्राम को अपन को ऐसे ही सोल्व करना है इन चीज़ों को। ये आ गया अपने पास में 4 ओम। आगे फिर से वही चीज़, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 ओम, और 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। और ये अपना कौन सा पॉइंट आ गया, ई पॉइंट। ठीक है, ये डी पॉइंट। अब आगे देखो, 2 और 4 कैसे हैं, पैरेलल में। दिख रहा है, पैरेलल में 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ रहे हैं। ये भी इन्हीं ए और बी के बीच में, और ये वाला भी ए और बी के बीच में। 2 और 4 पैरेलल में है, तो 1/2 + 1/4 कितना होगा, या R1 R2 / R1 + R2। फॉर्मूला लगाते हैं, R1 R2 / R1 + R2। 4 × 2 8, 8/6। 8/6 कितना होगा, यदि अपन बात करें, यूँ कर लो इसको, और आगे दिक्कत आती है तो 1/2 + 1/4 ऐसा ही तो होगा 1/RP। कितना हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा, 2 + 1 यानी कि 3/4। तो RP कितना हो गया, RP अपने पास में आ गया 4/3, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा 4/3। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, याद रखना 4/3 अपना इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा 2 और 4 का, वो तो आएगा 4/3। ये तो आ गया अपने पास में, ये ए पॉइंट, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकला कितने का 4/3 का, फिर इसका भी 4/3, इसका भी 4/3, इसका भी 4/3। तो सबके कितने कितने हो जाएंगे 4/3, ये भी 4/3, ये भी क्या होगा 4/3, और एक और क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4/3। ये पॉइंट कौन सा आ गया, ई पॉइंट। ए और ई के बीच में निकालना था 4/3। सब कैसे हो गए अब सीरीज में, 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3 कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 16/3। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R इक्विवेलेंट, वो कितना आ जाएगा 16/3 ओम। समझ में आ रही चीज़, ये अपने पास में आएगा 16/3 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको देखते हैं, इसमें भी वही कर दो, ए और बी के बीच में क्या लगा दो, बैटरी लगा दो। लगा दी बैटरी ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस। देखो यहाँ से करंट आई निकली, इधर गई, 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 इधर आ गई। कैसे हैं, सब में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। सेम है तो कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। बस सर्किट कुछ अजीब सा बना के दिया था, बाकी इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, सब कैसे हैं 5 कितने हैं आर आर के। तो टोटल में कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 5 आर। ठीक है, तो ये अपने पास में इस तरह से अपन को सर्किट जो है वो सोल्व करने होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो और आते रहेंगे। आप अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के और भी जो क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, और कोई डाउट आता है तो डाउट पूछो। तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। वेरी ऑल द बेस्ट।